बाबूजी और मेरे बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है। वो बहुत मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो बैठ के मुझसे बातें नहीं करते हैं। मेरे पिताजी कभी थिएटर के अंदर मेरी फिल्म नहीं देखे हैं। कभी कभार लैपटॉप पे या टैब वेब पे किसी ने दिखा दिया कुछ सीन। मेरे घर पे आज भी गांव में टीवी नहीं है। मेरे माँ बाबू जी टीवी नहीं देखते हैं। पब्लिकली किसी औरत के बारे में वो कुछ भी गलत स्टेटमेंट नहीं देते हैं। बीना को भले एक बार कमरे में बोले थे कुछ सीजन 1 में गलत बात जो नहीं बोलनी चाहिए। एक्टिंग जो है वो रेसलिंग नहीं है, लड़ाई नहीं है कि हमें एक दूसरे को पछाड़ना है। हम सबको मिलके एक सीन को ऑडियंस तक और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कराना है। मेरे लिए एक्टर का 19 होना 20 होना कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए वो इंसान जरूरी है। तो वैसे ही कैरेक्टर्स की हिस्ट्री होती है, भले दिखे नहीं हो, और हम एक्टर्स बनाते हैं अपने हिसाब से। तो पंकज जी, मैंने आज सुबह सुबह कोरोना को बहुत कोसा अपने दिल से, क्योंकि एक तो जीवन में पहली बार आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला और वो भी डिजिटली, कमबख्त कोरोना की वजह से। और ये हमेशा मन में डर लगा रहा कि पता नहीं, आपने किसी इंटरव्यू में कहा कि दिसंबर 2020 के बाद आप काम थोड़ा कम करेंगे, सेहत पर अपना रखेंगे। तो मैंने कहा एक तो काम कम मिलते हैं, तो ये मन में डर था मेरे मतलब कि यार पता नहीं क्या होगा। लेकिन खैर वो दिन आ ही गया। और डर से याद आया, मिर्जापुर सीजन 1 में आपकी एक बड़ी कमाल की लाइन है सर कि डर की यही दिक्कत है कि कभी भी खत्म हो सकता है। अब आपके जीवन का बड़ा ही दिलचस्प सफर रहा है। आपने बड़ी मेहनत की, परिश्रम किए, अच्छा काम किया, इतना प्यार मिला, सम्मान मिला। लेकिन आपके खुद के जीवन में ऐसा कोई डर रहा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, या बड़ी मेहनत लगी उस डर को खत्म करने में? ऐसे किसी डर के साथ आपने डील किया जीवन में? नहीं यार, डर जो है, ऑफ कोर्स डर हर किसी के जीवन में होता है और डर से हम कहीं ना कहीं डील करते हैं। पर कोई वैसा बहुत कुछ बड़ा मेजर मेरे साथ नहीं था डर। मेरा डर जो होता है वो ज्यादातर रिश्तों को लेके होता है। किसी को खोने का डर ज्यादा होता है मुझे। कभी भी वो कैरियर का डर या इनसिक्योरिटीज, सिनेमा में मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीजों का डर मुझे नहीं लगता। ना मुझे भूत से, प्रेत से, सांप से। मुझे डर लगता है रिश्तों वाला डर। तो यही है। बाकी मुझे पर्सनल कोई और करियर वाइज ऐसा किसी प्रकार का डर नहीं है। वरना अगर डर होता तो मैं जहां से आता हूँ एक्टर बनने, वहां से आता ही नहीं। छोड़ देता कि अरे यार ये बहुत मुश्किल काम है, अपने से होगा नहीं। तो जी। ये रिश्तों की आपने बात की। अब मिर्जापुर में एक बड़ा ही दिलचस्प रिश्ता है कालीन भैया और उनके बेटे मुन्ना के बीच, जो थोड़ा सा नालायक टाइप का बेटा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का दम शायद वो नहीं रखता। लेकिन अगर हम आपके जीवन की बात करें, आप जहां से आए गोपालगंज, आपके पिता शायद किसानी करते थे, तो आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या था? वो बाप बेटे का रिश्ता कैसा था और किस तरह से इवॉल्व हुआ है वो, जब आपने कामयाबी पाई है, सफलता पाई? हमारा बिल्कुल नॉर्मल, जैसे एक आम साधारण एक किसान परिवार में होता है। बाबूजी और मेरे बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है। वो बहुत मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो बैठ के मुझसे बातें नहीं करते हैं। और ना ही कभी रोका है उन्होंने। बचपन में मैं जब बोला कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ मुझे, या मुझे लड़की का पार्ट करना है गांव में, तो उन्होंने कभी नहीं रोका। जब मैं बोला कि मैं ड्रामा स्कूल जा रहा हूँ दिल्ली, तो भी उन्होंने पूछा इतना ही कि तुम्हारा मतलब नौकरी लग जाएगी ना तुम्हारी, क्योंकि वो वहां तुम कैरियर मतलब नौकरी, कहीं ना कहीं जॉब होना। तो मैंने बोला था हाँ नौकरी लग जाएगी, मैं एनएसडी करके मैं ड्रामा टीचर बन जाऊंगा किसी सेंट्रल स्कूल में। कभी मेरा बहुत बहुत ही ऑर्गेनिक रिश्ता है। और मुझे याद है मैं पहली बार थिएटर में बाबूजी लेके गए थे मुझे। एक थिएटर खुल रहा था मेरे गांव से 12 किलोमीटर दूर। उसका पूजा करना था, तो उस पूजा में बाबूजी प्रिस्ट पंडित थे। तो मैं उनके साथ गया था। मुझे बोले चलो। तो पहली बार थिएटर में तभी देखा था जब बाबूजी उस थिएटर का पूजा उद्घाटन सेरेमनी रिचुअल करा रहे थे। हम दोनों गए थे और मैंने थिएटर को अंदर से देखा और जय संतोषी मां फिल्म चली थी। बाबूजी मेरे कभी नहीं रोके हैं किसी चीज में। और अभी भी उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि मैं जैसे मिर्जापुर सीरीज क्या है उनको पता भी नहीं होगा शायद। तो उनको मालूम है फिल्में करता है। मैं जाता हूँ तो बस पूछते रहते हैं कि तुम्हारा सब ठीक है ना। बोला हाँ सब ठीक है। सो तो उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि मैं करता क्या हूँ। कि वो आज तक वो मेरे पिताजी कभी थिएटर के अंदर मेरी फिल्म नहीं देखे हैं। कभी कभार लैपटॉप पे या टैब वेब पे किसी ने दिखा दिया कुछ सीन गांव में, उनको पसंद नहीं है देखना, टीवी नहीं देखते हैं वो।
मैं कई बार इंसिस्ट किया कि घर पे लगा देता हूँ टीवी, आप कम से कम मेरी फिल्में देखना, तो उन्होंने मना किया कि नहीं हमें नहीं चाहिए। सो मेरे घर पे आज भी गांव में टीवी नहीं है, मेरे माँ बाबू जी टीवी नहीं देखते हैं। क्या बात है। अब आप एक पिता हैं और आपने कहीं पे कहा कि आपकी बेटी जिस तरह के कंटेंट को देखती है, थोड़े से इंटरनेशनल शोज देखती हैं, तो जब वो आपका काम देखती है, नेगेटिव शेड्स या कोई भी रोल, तो किस तरह के रिएक्शंस आते हैं उनकी ओर से? अच्छा आते हैं, मतलब हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं देखती है, वो उसको कोरियन सीरीज और अमेरिकन शोज ज्यादा देखती है। बट मेरी फिल्में भी देखती है, देख के कभी कभी कुछ बोल देती है, मन आता है तो मिर्जापुर के लिए क्रिटिसाइज भी खास। कर देती है कि तुमने तुमने अच्छा नहीं किया यहाँ पे, आपने या आपने अच्छा किया, दोनों बोल देती है, उसको जो मन में आता है। मिर्जापुर के लिए कोई खास रिस्पॉन्स उनका कुछ कहा उन्होंने? नहीं, उसने मिर्जापुर नहीं देखा है। वाह। ओके। आपने किसी एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हर नेगेटिव रोल में आप उस कैरेक्टर का ह्यूमन साइड दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि असली जिंदगी में ना ही कोई पूरा हीरो होता है ना ही कोई विलन होता है, हम सब ग्रे में रहते हैं। कालीन भैया का वो ह्यूमेन साइड क्या है? जो जो मुन्ना के प्रति उनका कंसर्न है, अपने बेटे के प्रति, जो उनका बाबूजी के लिए रिस्पेक्ट है, कि आप देखेंगे घर में एक बड़ी कुर्सी है डॉन वाली, उस पर कालीन भैया नहीं बैठते हैं, वो खाली रहती है, जो घर के अंदर है लिविंग रूम में। तो तो रिश्तों को जानते हैं कि बाबूजी को कितना रिस्पेक्ट देना है, और मुन्ना के प्रति उनका एक कंसर्न है, वो चाहते हैं कि मुन्ना सुधर जाए, मुन्ना बेहतर पुत्र बन जाए। जी। तो जो बेहतर पुत्र होता है वही आगे चल के बेहतर पिता होता है। तो कालीन भैया बेहतर पुत्र हैं, तो यही है। और कालीन भैया एक ऐसे चतुर व्यापारी हैं कि वो सबको संभाल के चलना जानते हैं कि किसको कैसे हैंडल करना है। सो और उनकी अच्छाई क्या है, और उनकी अच्छाई ये है कि आपको सरफेस पे वो बुरे नहीं लगेंगे। औरतों के सम्मान की बात करते हैं कि औरतों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, मुन्ना को बार बार सिखाते हैं, और इनफैक्ट देते भी हैं वो, कि आप देखेंगे तो कहीं भी पब्लिकली किसी औरत के बारे में वो कुछ भी गलत स्टेटमेंट नहीं देते हैं। बीना को भले एक बार कमरे में बोले थे कुछ सीजन 1 में गलत बात जो नहीं बोलनी चाहिए, बट वो भी, तो आई थिंक यही होगा उनका। सॉफ्ट स्पोकन है, कभी चिल्लाते चीखते नहीं है, कभी आंखें बड़ी नहीं करते हैं, देखने में वो लगते हैं कि बहुत ही एक अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे, बट उनका काम धंधा खतरनाक है। जी। ये जो विनम्रता है कालीन भैया की, वो मुझे लगता है कि एक लौती कॉमन बात है आप में और उस कैरेक्टर में, कि आप, मैं आपको कभी नहीं मिल पाया हूं, लेकिन आपके जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, ऐसा लगता है कि बड़ा सज्जन आदमी है, कभी गुस्सा नहीं करता, हमेशा शालीनता से पेश आता है। लेकिन कालीन भैया के अंदर एक गुस्से की ज्वाला है, एक एक अनएक्सप्रेस्ड एंगर है। तो जब इंसान ऐसा और कैरेक्टर ऐसा, तो इस तरह का हिडन एंगर कन्वे करने में मुश्किल होती है, या फिर आप अपने थिएटर के दिनों की कोई ड्रिल्स या एक्सरसाइज याद करते हैं जब ऐसे कोई सीन्स कर रहे हो कि बिना चिल्लाए गुस्सा अंदर का दिखाना हो? देखिए, मैं भले जितना भी शांत दिखता हूँ, आपको एक कामनेस दिखती हो, सज्जनपना दिखती हो, मैं भी आदमी हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे अंदर भी गुस्सा होगा, और मेरे अंदर भी वो सारे एलिमेंट होंगे जो एलिमेंट एक निगेटिव किरदार को निगेटिव बनाते हैं, क्योंकि हम सबके अंदर हैं। हमारे अंदर गांधी जी भी हैं और हिटलर भी हैं। हमने अगर अपने गांधी पे ज्यादा काम कर दिया तो गांधी प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और वो हमारा दूसरा साइड छुप जाता है। सो वो एंगर मेरे अंदर ऑफ कोर्स होगा। तो जब, चूंकि मैंने अपनी अच्छाई पे इतना काम किया कि वो एंगर दिखता नहीं है, उस एंगर को मैंने, उसकी अमाउंट को कम कर लिया है। और पूरे जीवन का मकसद तो यही है ना, पूरी लाइफ हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि यार हमारे में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे दूर करें। तो शायद मैं अपने एंगर वाले, अपने वो जो डार्कर इमोशंस हैं उनको थोड़ा कंट्रोल कर लिया है, वो दिखते नहीं है पब्लिकली। और उसके पीछे, कंट्रोल करने के पीछे किताबें, लोग, जर्नी, यात्राएं पढ़ना, ये सब काम आती हैं। तो है, तो जब बतौर एक्टर हमें, हमारा काम है कि हमारे सारे इमोशंस के बारे में हमें जानकारी हो, हम अपने आप को एक्सप्लोर करें कि अच्छा यार हमारे अंदर भी गुस्सा है, या हमारे अंदर भी ईर्ष्या है। वो जितने रस है ना, नवरस का सिद्धांत है, वो सारे रस सब किसी के अंदर है।
आपने किताबों की बात की, ऑफ आपने। कोर्स गुस्सा है। और जी जी जी, कहिए कहिए। हाँ, नहीं नहीं, बस करेक्ट। तो आपने किताबों की बात की, आपने कहा कि एक जमाने में पढ़ने का बड़ा शौक रहा आपको और लोगों को पढ़ के वो सारी बातें बताने का शौक रहा है। तो मिर्जापुर के सेट पर ऐसी महफिलें जमी आफ्टर आफ्टर द शूट कि चलिए बैठ के बातें करते हैं, और आपने मतलब पूरी महफिल जमा दी हो? ऐसी कोई आपकी फेवरेट कहानी है जो आपको कहना या नरेट करना बड़ा पसंद है अपने यारों दोस्तों के साथ या साथी को एक्टर्स के साथ? बहुत बहुत। मैं जब सेट पे रहता हूँ तो माहौल बहुत ही खुशनुमा बना के रखता हूँ। मैं चुटकुले, कहानियां, किस्से मेरे पास बहुत हैं। तो मैं जब भी सेट पे होता हूँ तो कभी भी, मुझे जहां तक उम्मीद है, भरोसा है कि मेरे किसी भी डायरेक्टर से आप पूछेंगे तो वो सब पूरी यूनिट थोड़ी रिलैक्स रहती है। इवन जब फर्स्ट एडी चिल्लाने लगता है तो मैं उनको बोलता हूँ, अरे क्यों चिल्ला रहे हो गया ना। ऐसा थोड़ी है कि 9:05 पे बम फोड़ना था, 9:15 हो गए, बम नहीं फूटा, हो जाएगा। सो मुझे चिकना चिल्लाना सेट पे भी पसंद नहीं है। आजकल क्या है ना, वो वॉकी आ गया है, सब लोग वॉकी लगाते हैं कान में और उसके साथ एक लाउड स्पीकर भी रखते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि फिर वॉकी लाओ या लाउड स्पीकर लाओ, कोई एक ही लाओ, दोनों की क्या जरूरत है। जी। क्राउड सीन ना हो, मतलब 5,000 लोग का सीन ना हो, इंटीरियर घर के अंदर भी हम वॉक माइल लाउड स्पीकर रखते हैं। मुझे लगता है फिर वॉकी क्यों मंगाया था, उसको कैंसिल कर देता, बजट बच जाता, लाउड स्पीकर से ही काम होता। तो और लाउड स्पीकर में हम लाउड बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के। खैर, जी, क्या सवाल था, मैं भूल गया। मैं भी भूल गया सर, आपकी बातों में खो गया मैं सुनते सुनते। ये कि आप कहानियां बताते हैं सेट पे लोगों को। आपने पूछा था शायद हाँ हाँ, कहानियां, यस यस। काफी, बहुत 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 कहानियां सुनाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं जिनको देखा हूं मैं। तो जैसे शॉर्ट कट होता है तो जो मेरी कहानी रुकी होती है तो उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं सेट पे गया हूँ उन कहानियों को सुनाने के लिए, और उन कहानियों के बीच बीच में एक्टिंग हो रही है, फिल्मिंग हो रहा है। क्या बात है पंकज जी, आपकी बातों को सुनकर लगता है कि आपके अंदर एक फिलोसोफर है, एक राइटर है, और आप इतने मुश्किल मुश्किल किरदार निभाते हैं। तो जब टेक चल रहा होता है तो कई बार दिमाग में पॉप अप आए, ख्याल आए कि एक लाइन दिमाग में आ जाए, तो आप बोल देते हो या फिर जो लिखा गया उसी को फॉलो करते हो? आप इम्प्रोवाइज करते हो बहुत सारा? बहुत करता हूँ, बहुत करता हूँ मैं। जैसे कोई सीन याद और है मैं आइकॉनिक आपका जहां पर आपने किया हो कुछ, जो लिखा अपने बिल्कुल वही है, डायरेक्ट लेकिन आपने कुछ और कर दिया? अपने डायरेक्टर को मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं इम्प्रोवाइज कुछ करूंगा तो तुम्हारा टेक खत्म होने के बाद तुम्हारी मर्जी, तुम उसको मेरे को मना करके दोबारा टेक कर सकते हो, लाइनें हटा दूंगा, मेरा ईगो हर्ट नहीं होगा। सो मैं बिल्कुल डायरेक्टर का एक्टर हूँ। तो मैं पहले बोलता हूँ कि मैं कुछ वो सेंसिबल या नॉन सेंस कुछ भी करूँ, अब आपको अच्छा ना लगे तो आप हटा सकते हो, और मुझे फ्रीली बोल सकते हो कि नहीं ये मत करो, मैं नहीं करूंगा दूसरे टेक में। तो काफी कुछ करता हूँ। मतलब मिर्जापुर में ही एक सीजन 2 में ही एक लाइन है, और मैं ज्यादातर सटायर करता हूँ। सटायर कहीं ना कहीं से एक सोशल कमेंट्री ऐड कर देता हूँ सीन में, जो सटायरिकल हो, जिसका पर्पस सीन को इन्हांस करने के संग संग एक कमेंट भी हो दर्शकों के लिए। इसमें आप इवन सीजन 2 में, अभी बताऊंगा नहीं, बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। 2 जगह मुझे याद आ गया अभी आपसे बात करते हुए। 2 जगह मैंने ऐसी 2 लाइनें ऐड की हैं कि जो सीन को तो इन्हांस करती ही हैं, बट सेम टाइम वो बहुत बड़ी सटायरिकल बात है। अभी चूंकि अब आना है सीजन तो बोलना उचित नहीं होगा, बट आप श्योर आप सीन देखेंगे तो आपको अनुमान हो जाएगा। 2 जगह ऐसा है जो बहुत ही बढ़िया सोशल कमेंट्री है, और एक सीन के बीच में मैंने फंसा दिया है, और मेरे डायरेक्टर राइटर ने बोला कि एकदम फैंटास्टिक है, कुछ एक रखो, आप रखो इसको। क्या बात है पंकज जी, आप इतने अनुभवी एक्टर हैं, इतने साल आपने थिएटर किया, फिल्में, वेब सीरीज, जब आप किसी अपने सेट पर किसी युवा एक्टर को मिलते हैं, देखते हैं, तो आप ऐसी कौन सी क्वालिटी उनमें देखते हैं? सबसे पहले क्या नोटिस करते हैं आप उसमें? क्योंकि मिर्जापुर 2 में तो बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं आपके साथ। मैं कुछ नहीं, मैं उसकी ईमानदारी को नोटिस करता हूँ कि कितना सिंसियर है, कितना ईमानदार है अपने काम को लेके। और बाकी कुछ नोटिस नहीं करता हूँ मैं। मेरे लिए कोई एक्टर से ज्यादा आदमी इंपॉर्टेंट है, जो भी इंसान है सामने वाला, वो ह्यूमन बीइंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक्टर मेरे लिए सेकेंडरी होता है, क्योंकि मेरा स्ट्रांगली मानना है कि रेसलिंग जो है वो कोई, एक्टिंग जो है वो रेसलिंग नहीं है, लड़ाई नहीं है कि हमें एक दूसरे को पछाड़ना है। हम सबको मिलके एक सीन को ऑडियंस तक और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कराना है, जो राइटर ने लिखा है।
जी सो मेरे को कलेक्टिव आर्ट लगती है एक्टिंग और सिनेमा। ये हम जी बहुत सारे लोग मिलके एक बात को ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। जी सो मेरे लिए एक्टर का 19 होना 20 होना कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए वो इंसान जरूरी है। जी। और तो मैं बहुत, मेरे साथ आमतौर पर कोई एक्टर मेरे साथ आता है तो मैं अब इतनी मतलब इतना सामान्य माहौल में रहता हूँ या बनाए रखता हूँ कि सबको ही हंसी खुशी काम हो जाता है, तकलीफ बिल्कुल नहीं होती है। जी। तो आप आप तो किसी भी मेरे को एक्टर को पूछेंगे, नया से नया लड़का, इवन कई बार मुझे सीन होने के बाद मुझे याद है कि एक 2-3 बार ऐसा हुआ है कि सीन हमने फिल्मा लिया तो जो एक्टर था मेरे सामने नया था, तो उसने आगे बोला कि सर आपको पता है आज मेरा पहला दिन है मेरे प्रोफेशनल करियर का, और ये D1 पहला शॉट था मेरे लिए आपके संग। मैं बहुत नर्वस था, परेशान था, लेकिन जिस तरीके से आपने आते के साथ माहौल रखा तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया करना। मुझे याद है 3 एक्टरों का एकदम क्लियर याद आ रहा है जो ये बात मुझे बोल के गए थे। जी। तो इस शो में जो 3-4 एक्टर्स हैं, बहुत सारे हैं लेकिन 3-4 का नाम मैं लूंगा, दिवेदु, अली, श्वेता, रसिका, इन चारों के बारे में कोई ऐसी चीज आपने नोटिस की है? उनके एक्टिंग क्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी खास चीज चारों के बारे में एक एक करके। एक 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 करके अलग अलग नहीं है ये, एक मुकम्मल ये है कि सब कमाल के प्रोफेशनल लोग हैं, अपने काम को लेके बहुत ही हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, सिंसियर, और हमेशा कुछ नया ट्राई करने वाले लोग हैं। कि ये सारे एक्टर, ये सिर्फ चारों नहीं, मिर्जापुर में मैक्सिमम जितने युग देखा मैंने जो एक्टर थे साथ में, तो वो इवन मुझे याद है जो मकबूल अपने मकबूल बने हैं, साजिद चौधरी उनका नाम है, जो कलीम भैया के साथ रहते हैं बिल्कुल छाए की तरह। तो सीजन 1 में थोड़े मकबूल भाई शुरुआत में मुझे बोलते थे कि यार पंकज भाई मेरी लाइनें कम है। मैं बोला कि मकबूल भाई आप इम्पैक्ट देखना आपका, कि आपका इम्पैक्ट कैसा आने वाला है। उनको अनुमान नहीं था। जब सीरीज ऑन एयर हुआ तो मैंने फोन किया कि अब बताओ मैं क्या बोला था। बोले हाँ यार तुम सही बोले थे, इम्पैक्ट बहुत तगड़ा है। मैं बोला बहुत ज्यादा लाइनें बोल देते तो इम्पैक्ट मकबूल का कम हो जाता। बिल्कुल। तो सारे कमाल के सिंसियर हार्ड वर्किंग लोग हैं, हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है। ये नए ब्रीड ऑफ एक्टर्स जो है ना, अभी इस वक्त के जितने एक्टर हैं, तो सब कुछ बेहतर और कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं। और सेम टाइम ये OTT प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म, ये स्टोरी टेलर के लिए, एक्टर के लिए, टेक्नीशियन के लिए, सबको एक इंटरेस्टिंग बढ़िया मौका मिल रहा है और उनको अपना स्पेस मिल रहा है जी कि अपने टैलेंट को, अपने काम को वो दिखा पाए। जी। अब 23 अक्टूबर को सीजन 2 आ रहा है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर मिर्जापुर का प्रीक्वल बनता, जहां पर कालीन भैया और उनके पिताजी का रिलेशनशिप पर फोकस होता, तो क्या आप ऐसे बैक स्टोरीज इमेजिन करते हैं कई बार? हाँ, कोई भी एक्टर को के लिए हम सिनेमा में या कहीं कहानी कहीं से कह रहे हो, हमारे लिए थोड़ा सा कैरेक्टर का हिस्ट्री बनाना जरूरी होता है। और वो कई बार हिस्ट्री पूरी सीरीज में कहीं नहीं दिखेगा, आपको व्यूअर्स को नहीं पता चलेगा, लेकिन हम अपने रेफरेंस के लिए बनाते हैं जी कि आप ये आदमी कालीन भैया का आपने मान लीजिए कि 42 एज के बाद की कहानी देख रहे हैं, तो इसके पहले का 42 ईयर्स ये लाइफ जिए होंगे, और वो हिस्ट्री मेरे लिए जरूरी है। हो सकता है किसी सीन में उसका मेरी बनाई हुई हिस्ट्री का कोई भी रेफरेंस ऑडियंस को ना दिखे, ना समझ में आए, लेकिन हमारे लिए तो जरूरी है ना। नींव, बगैर नींव की इमारत कैसे खड़ी होगी। जी नींव दिखता नहीं है लेकिन नींव होता है। सो वैसे ही कैरेक्टर्स की हिस्ट्री होती है, भले दिखे नहीं हो, और हम एक्टर्स बनाते हैं अपने हिसाब से। उसमें राइटर का इनपुट होता है, उसमें डायरेक्टर का योगदान होता है कि अगर ये आदमी ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्यों बिहेव कर रहा है। सो हम उसकी हिस्ट्री में तो जाते ही हैं। तो यहाँ वो मैंने बनाई है, बट अपने दिमाग में है मेरे, बट इस पर्पज से नहीं है कि अगर राइटर जब कहानी लिखने जाएंगे तो हो सकता है वो बिल्कुल नई कहानी हो, नई हिस्ट्री हो, वो नहीं हो जो मैंने सोच रखी है। क्या मुश्किल बचपन रहा होगा कालीन भैया का? थोड़ा सा पार्ट तो इन्होंने सीजन 1 में दिखाया था, यंग एज का, जब वो 16, 20, 16, 18 साल के हैं, उस जी। समय का दिखाया होगा। नहीं, आई थिंक कालीन भैया का मुश्किल बचपन नहीं रहा होगा, ओके ओके। कि जितना मुन्ना का ज्यादा मुश्किल बचपन रहा है, क्योंकि मुन्ना की माँ बचपन में मर गई थी।
जी तो जब माँ नहीं होती है तो थोड़े बच्चों का परवरिश में थोड़ी लापरवाही, थोड़ी गड़बड़ी हो ही जाती है, और आई थिंक दैट उसी की वजह से मुन्ना ऐसा इमोशनली बहुत ये है। जी। समय बचा नहीं है पंकज जी। मैं तो आशा कर रहा था कि एक आध 1.5 घंटे की बातचीत होती है। जब आप बात करते हो मन करता है सुनते रह, लेकिन आखिरी सवाल, इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखा है कहीं 6, 7, 8, 10 सीजन बन जाते हैं किसी पॉपुलर फ्रेंचाइज के। अब आपका सीजन तो आ रहा है मिर्जापुर का, लेकिन अगर आपको कालीन भैया का कैरेक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ 7, 8, 9, 10 ईयर्स निभाना हो, 6, 7, 8 सीजन तक, तो क्या आप इंटरेस्टेड रहेंगे, या फिर एक पॉइंट के बाद आप सोचेंगे कि नहीं, अब जितना रस निकलना था निकाल लिया हमने? मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत ज्यादा आगे की प्लानिंग नहीं करता हूँ। मैं जिस दिन बोर हो जाऊंगा उस दिन मैं, हालांकि एक्टिंग एक ऐसा जॉब है ना कि ये सेम किरदार को आप बार बार करते हो तो हर बार नई चुनौतियां होती हैं। सीजन 2 में कालीन भैया के पास है किरदार वही, लेकिन कालीन भैया के पास एक नई किस्म की क्राइसिस है, नई कॉन्स्पिरेसी है, नया कॉन्फ्लिक्ट है, एक नई टेरिटरी खुल रही है इनके लिए। तो अब देखो क्या जिंदगी क्या है ना, जिंदगी बहुत ही रिपीटेटिव चीजों का खजाना है। हम रोज सुबह उठते हैं, रोज हम नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज दफ्तर जाते हैं, रोज सो जाते हैं। तो रिपीटेशन बहुत ज्यादा है जिंदगी में। लेकिन आप उसमें भी आप खोजोगे तो उसमें बहुत रोज नया हो सकता है, एवरीडे नया है। मोटे तौर पर सेम रिपीटेशन है, रोज उठना, नहाना, खाना, दफ्तर जाना, घर आना, सो जाना, वर्कआउट करना। लेकिन उसमें आप ढूंढोगे तो रोज नया है, एवरीडे नया है। तो वैसे ही है कि कालीन भैया अगर 10 सीजन करना पड़े तो हो सकता है कि इनकी कॉन्फ्लिक्ट, इनकी चुनौतियां, ये वही डे टू डे लाइफ वाली बात है कि आप अगर ढूंढोगे तो रोज इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं जिंदगी में, और नहीं ढूंढोगे तो रोज रिपीटेड सेम ही चीज हो रहा है जिंदगी में। हम्म। यही है। तो एक बात बहुत रिपीट हुई है पिछले एक आध साल में कि भाई कब आ रहा है मिर्जापुर का सीजन 2, डेट बता दो। अब डेट आ गई, 23 अक्टूबर को आ रहा है अमेजॉन प्राइम पर। देखिए कालीन भैया, मुन्ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, मजा आने वाला है। फिलहाल थैंक यू सो मच पंकज जी, और उम्मीद है कि अगली बार जब इंटरव्यू हो तो फेस टू फेस बात हो, और भी लंबी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। होपफुली बहुत बहुत ख्याल रखें, आप भी अपना थैंक यू ख्याल सर। रखें। थैंक यू, गुड लक। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया।